गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फेज 2 शुरू हो गया, धूम 2। जो पहला वाला फेज था उसमें मैंने तुम लोगों को कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन दिया था, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करके वो रूट्स या सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे ये सिखाया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो तुम लोगों की समझ में आ गया होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको हम फिलहाल 3 मेथड से सॉल्व करते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अलावा मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स का बताया था कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट का और इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका आपस में रिलेशन होता है, किस तरीके से इक्वेशंस के रियल रूट्स के बारे में या इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉन्सेप्चुअल अब हमारा काम खत्म। अब लेकिन तुम देखोगे कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है उससे तुम्हारे चैप्टर का काफी कम क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे होंगे। जब तुम एक्सरसाइज या चैप्टर को उठाओगे तो जो मैंने तुम्हें सिखाया है उससे तुम्हारे लगभग 30-40% क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें सिखाया है या तो नेचर ऑफ रूट्स का सिखाया है या फिर तुम्हें मैंने ये क्वेश्चन सिखाया है, सॉल्व फॉर एक्स। अब सॉल्व फॉर एक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए। अब एक इक्वेशन अगर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन में दे दी कि भैया इसको सॉल्व फॉर एक्स कर दो, तब तो तुम मेरा काम कर दोगे जो मैंने तुम्हें सिखाया है। तुम कोई फैक्टराइज, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के एक्स की वैल्यू बता दोगे। लेकिन तुम देखोगे उससे ज्यादा क्वेश्चन उस बुक के अंदर हैं ये भाषा वाले। ये भाषा है वर्ड प्रॉब्लम। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब शब्द समस्या, शब्द समस्या, यानी कि शब्दों की प्रॉब्लम, शब्दों की कोडिंग है। कोडिंग जैसे तुम कभी पुराने जमाने में कहीं किसी गांव में चले जाओ या किसी बुड्ढे से जाके मिलो, ओल्ड जो होते हैं पुराने जमाने के, बहुत 80-90 साल के। जैसे मैं एक गया था एक उसमें एक अपने गांव में, तो वहां बैठे हुए थे, वहां पे एक बाबा जी आ गए। तो बाबा जी मुझसे बोले कि भैया तुम तो बहुत सुना है गणित के अच्छे वाले अध्यापक हो। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने उठा के, भाई हमारी भी एक परेशानी है, इसे हल कर दो। मैंने कहा जी बताओ, कोशिश करेंगे। अब उन्होंने जो है एक मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि एक राजा का किला है, उसकी एक वहां पे उसकी 4 मीनार बनी हुई है, उस मीनार पे एक तोप रखी हुई है, उस तोप के पास में 5 सैनिक हैं, उनके पास में 6 गोले हैं। अब 5 मीनार पे तोप रखी है। अब सामने से 20 सिपाही आते हैं, उनमें से 2 सिपाही पानी में कूद गए और एक दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता है। और भैया उन्होंने पता नहीं क्या वर्ड प्रॉब्लम पूछ ली और बोले कि मेरे को ये बता दो। अब भाई साहब मेरे को सुबह से शाम हो गई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते। मैंने तो अपना ये टेक्निकल पॉइंट था उठा के इक्वेशन बना के सॉल्व करनी शुरू कर दी। तो लास्ट में आके उसका आंसर तो आया। तो ये जो प्रॉब्लम है अक्सर ये पुराने जमाने में चला करती थी। जैसे अभी तुम उसमें अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में देखोगे तो 3rd चैप्टर के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो मैं तो इसका नाम दूसरा रख दिया वर्ड प्रॉब्लम का, विश्व की समस्या। विश्व समस्या, हर बच्चा परेशान है इससे, विश्व की समस्या है। जैसे देश में, विश्व में कोरोना की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भूख की समस्या है, ऐसी मैथ्स के बच्चों की वर्ड प्रॉब्लम की समस्या है। ये पूरे बच्चे जो विश्व के होते हैं सभी इससे परेशान रहते हैं। और इस परेशानी के केवल 2 हल हैं, सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन कि जिस भाषा में तुम्हें समस्या मिली है तुम्हें वो भाषा समझ में आनी चाहिए, पहली समस्या।
कि अगर तुम्हारी समझ में लैंग्वेज नहीं आएगी कि इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या है, तब तक तुम उस लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फिर उस लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन फॉर्म करना, वो भी एक समस्या है, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म करना भी सबके बस की बात नहीं है। उसको बोलते हैं बैलेंसिंग, यानी इक्वेशन का मतलब जब शुरुआत में तुम्हें पता होगा, इक्वेशन जो होती है उसका मतलब होता है, ये जो वर्ड है ये इक्वलिटी से बना है, इक्वलिटी। और इक्वलिटी को मैथमेटिकली सिंबल होता है इक्वल। अरे भैया तुमने सुनी होगी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एक होती केमिकल रिएक्शन, एक होती केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, तो मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूं। रिएक्शन एक मैकेनिज्म को इंडिकेट करता है कि उसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस, और इक्वेशन जो होती है वो उसका फॉर्मूले और सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम बोलेंगे इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स ईच अदर वी गेट वाटर। ये एक रिएक्शन है कि जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो पानी बनता है। अब इसको अगर हम लिख के दिखाते हैं H2 + O2 = H2O, बाद में फिर हम उसको बैलेंस कर लेते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख के दिखाते हैं तो ये बन जाती है इक्वेशन। अब वो कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। लेकिन उसमें तुम हमेशा देखोगे कि तुम्हारे पास किसी भी स्टेटमेंट को, चाहे वो केमिस्ट्री में है चाहे वो मैथमेटिक्स में है, जब हम कन्वर्ट करते हैं फार्मूले और सिंबल्स की फॉर्म में, तो हमारे पास जो आउटपुट बनता है उसको फिर हम इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, अगर उसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व है। क्योंकि यहां पे कुछ इनइक्वेशंस भी होती हैं, जैसे कि मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दूं कि x + 5 = 10, ये एक इक्वेशन है कि x की एक ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पे हमें यहां एक जो आंसर मिलेगा वो एक यूनिक आंसर होगा कि हमने x की वैल्यू 5 पुट करी तो 5 इस कनेक्शन को वेरीफाई करेगी। लेकिन अभी मैं कहता हूं x + 5 > 10, या मैं कहता हूं x + 5 < 10, तो अब है तो ये भी इनइक्वालिटीज, इक्वलिटीज नहीं है, इनइक्वालिटीज है। यानी कि ये तो इक्वलिटी है, ये इनइक्वालिटी है, पर ये भी मैथमेटिकल ही स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब x की हमें बहुत सारी वैल्यूज ऐसी मिल जाएंगी जो इस कनेक्शन को वेरीफाई करेंगी कि अब हम इसमें बताना चाहते हैं कि x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसको लगाने पे इसका आंसर 10 से ग्रेटर हो। तो 6 भी हो जाएगी, 7 भी हो जाएगी, 8 भी हो जाएगी, 9 भी हो जाएगी, अप टू इनफाइनाइट। ऐसे इसमें भी इनफाइनाइट। पर इक्वेशन का एक फिक्स सॉल्यूशन होता है, फिक्स। अब वो चाहे 1 है या 2 है या 3 है, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे, कि जैसे लीनियर इक्वेशन है तो एक सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे, एंड सो ऑन। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ने लगेंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन है अगर तुमको सीधा सीधा मिल गई तो तुमने सॉल्व कर दी, बट अगर ये तुम्हें इक्वेशन ऐसी मिली शब्दों की फॉर्म में, तो पहले तुम्हें शब्दों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में, और उसके बाद फिर तुम उसको सॉल्व करोगे। तो ये एक टेक्निक होती है, कला होती है कि किस तरीके से तुम इसको उसमें कन्वर्ट करोगे। तो अब ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत वैरायटी की होती है और सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। फिलहाल मैं आज फोकस कर रहा हूँ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ पिछले 3 बोर्ड के पेपर में कभी तुम उठा के देखो तो केवल इस बार वाले में तो ये नहीं आई है, लेकिन इससे पहले हमेशा ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की वर्ड प्रॉब्लम आती रही है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आती है। तो आज हम इसी पे फोकस करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको पढ़ के इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना है और इसकी जो फीलिंग्स हैं उसको अपने दिमाग में लाना है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। A train travels 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन
ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ट्रेन की एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तभी तो ट्रेन के आने और जाने का टाइम भी फिक्स होता है। जब आने का और जाने का टाइम फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो इसका मतलब स्पीड भी फिक्स ही होगी, क्योंकि अगर वो वेरिएबल स्पीड से चलेगी तो मालूम पड़ा कब स्टेशन में पहुंचेगी आदमी को पता ही नहीं चलेगा, तो उसको कोई रिसीव करने कैसे जाएगा। इसलिए कोई भी चीज जब चलती है तो उसकी एक एवरेज फिक्स स्पीड होती है, उस स्पीड से ही वो अपना डिस्टेंस कवर करती है। तो वो ट्रेन अपनी एक एवरेज स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो अभी अपने यहाँ ट्रेन चली तेजस, उसकी स्पीड एवरेज स्पीड 180 के आसपास, 200 के आसपास ऐसी स्पीड। पहले जो हमारे यहाँ ट्रेन चलती थी शताब्दी 110 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो एक एवरेज स्पीड सेट होती है ट्रेन की, तो वो एवरेज स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। अब हमें नहीं पता कितनी है इसकी एवरेज स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर वही एवरेज स्पीड उसकी कुछ बढ़ा दी जाए तो सीधी सी बात है कि अगर तुम ट्रेन की स्पीड बढ़ा दोगे तो सीधी सी बात है टाइम कम हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि अब वो उसी डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, बस उसने क्या करा, उस डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर किया। एक बार तो यूनिफॉर्म स्पीड से, एक बार उसको 5 प्लस करके, वैसे माइनस भी कर देते कभी कभी, पर यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा इससे मोर और लेस। अगर मोर है तो प्लस करना है, लेस है तो माइनस। अब उसकी वजह से उसका टाइम भी 1 घंटा कम हो गया, 1 आवर लेस। अगर ये स्पीड कम होती तो टाइम बढ़ जाता, अब ये स्पीड कम है तो टाइम कम हो गया। तो अब फिलहाल स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, रिवर्स कॉन्सेप्ट है। अब हमें उस, देखो जर्नी सेम है दोनों केस में, और हमें ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है। तो इसका तरीका जो है, अब हम किस तरह से इस इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो जो हमसे चीज पूछी जा रही है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट, इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड यानी ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम कुछ नहीं होता तो यहां हमारे पास x होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, और जिसका कुछ नहीं होता उसका x होता है। यानी कोई चीज भी हमारे पास जब नहीं है तो हम उसको x सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये तो हो गई हमारी ओरिजिनल स्पीड। अब हमें डिस्टेंस तो पता है कि ट्रेन को 360 किलोमीटर जाना था, स्पीड उनने यूनिफॉर्म बोली थी, अब वो हमारी डिफाइंड हो गई कि x की स्पीड से जाना था। तो हम चाहें तो अब उसका ओरिजिनल टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम का जो फार्मूला होता है वो तुम्हें ध्यान होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फार्मूले से अब हम चाहें तो, क्योंकि हमें स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस हमें पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं पहले टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। तो उसके लिए टाइम लगेगा, उसको डिस्टेंस है 360 अपॉन x आवर्स। अब उसने, ट्रेन ने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस 360 अपॉन x आवर्स में कंप्लीट कर लिया x की स्पीड से। अब सेकंड केस पे आते हैं। अब उसने दूसरे केस में उस स्पीड को इंक्रीज किया है, मोर किया है 5 किलोमीटर। तो अब हम पहले नई स्पीड फाइंड कर लेंगे, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अगर ये कम करता तो हम उसको माइनस कर देते, x माइनस 5 ले लेते। अब हम इससे नया टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी भी उसको सेम जर्नी कवर करनी है। तो अब हम चाहे तो नया टाइम निकाल सकते हैं। Therefore, न्यू टाइम टेकन बाय ट्रेन, जो नया टाइम अब ट्रेन को लगेगा वो लगेगा 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। गेम ओवर। बस सबसे पहले हमें ये करना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है इक्वेशन फॉर्म करना, क्योंकि इक्वेशन तो अभी बनी नहीं, और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास हिंट ये था। इस हिंट से हमें बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि ये जो दोनों टाइम आए हैं ये दोनों टाइम बराबर नहीं है, वो तुम्हें भी दिख रहा होगा। जब ये डिस्टेंस सेम है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आंसर तो अलग अलग आएगा।
अगर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आंसर तो डिफरेंट आएगा। इसका 36 और इसका 18 अलग अलग आ रहा है ना आंसर, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज हो गई ना। तो हमारा ऊपर का नंबर सेम है पर नीचे का एक तो x+5 है एक x है, यानी एक में तो हमने 10 है और एक 10+5 यानी 15 है, तो ये आंसर तो डिफरेंट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कहीं ना कहीं अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इन दोनों आंसर को सेम करना पड़ेगा और उसके लिए ये हिंट होता है, इसका हमें यूज करना है। और इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत आसान होता है ये, और जो मैं बता रहा हूं उसी के हिसाब से तुम इसको बैलेंस करना। इसको बैलेंस करने के लिए पहले दोनों चीजें लिख लो, 360/x और 360/x+5। अब ये ध्यान रखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर हमें इन दोनों चीजों को इक्वल करना है और ये हिंट है हमारे पास 1r। तो इसका सीधा तरीका होता है कि दोनों के न्यूमरेटर तो सेम है, केवल डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया, तुम यहां से देख के समझ सकते हो 360/10 और 360/20। इसको डिवाइड करा 36 आया, इसको डिवाइड करा 18 आया। यानी जिस केस में न्यूमरेटर सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो आंसर छोटा आता है, और जो डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका आंसर बड़ा आता है, यानी वो वैल्यू बड़ी होती है। तो ये डिनोमिनेटर छोटा है और ये डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब इसका आंसर छोटे डिनोमिनेटर वाले का बड़ा होगा और बड़े डिनोमिनेटर वाले का आंसर छोटा होगा। अब लेकिन दोनों को बैलेंस क्या करना है, हिंट है हमारे पास 1r का। वो ये कहता था कि ये टाइम इससे 1r लेस है, यानी पहले स्पीड कम थी, टाइम ज्यादा लग रहा था। यानी ये ट्रेन अगर डिस्टेंस 8 घंटे में कर रही थी तो अब ये 7 घंटे में करेगी स्पीड बढ़ने के बाद। अगर ये 10 घंटे में कर रही थी तो ये 9 घंटे में करेगी, यानी ये जितना है उससे ये 1 घंटा कम है नया। तो या तो बैलेंस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं कि या तो कम वाले पार्ट में प्लस करो या फिर ज्यादा वाले पार्ट में से माइनस करो, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन पहचानोगे ऐसे ही। और इसके लिए तुम्हें मेरा जो तरीका है, मैंने कम वाले में ऐड कर दिया, वही मैं नेगेटिव अप्रोच नहीं रखता। यानी जब स्पीड बड़ी थी तो सीधी सी बात है टाइम छोटा था, तो मैंने जितना छोटा था उतना उसमें ऐड करके दोनों को बराबर कर दिया। अब इसके लिए मैंने एक जो फार्मूला बना रखा है वो बड़ा सीधा सा है, उसे सुन लो। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो मोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो मोटा, और पतले में ऐड करो। इसका डिनोमिनेटर इससे छोटा तो ये मोटा, ये पतला, पतले में ऐड करो। तो पतले में ऐड करो तभी तो मोटा बनेगा वो, पतले के ऊपर तो वजन चढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए इस कॉमन फार्मूले से भी तुम इसे बैलेंस कर सकते हो। अब इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगी, इसको उठा के इधर ले आओ, 360/x माइनस 360/x+5। अब ये एक इक्वेशन है, लेकिन इसको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए इसका एलसीएम ले लो। ये एलसीएम में अगर दोनों डिजिट डिफरेंट है तो दोनों आती हैं, x और x+5। जब इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाएगी 360x+5, और माइनस इसकी डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी 360x=1। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 360x प्लस, अब 360 की 5 से इंटू कर लो तो 500, 5 6 30 और 5 3 15 और 3 18। तो ये आ गया 1800 माइनस 360x, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x। इसके अंदर इंटू कर देंगे और उसको उधर ले जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस। इसको लेके इधर जाओ तो यहां तो 0 आ जाएगा और ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, x² प्लस 5x माइनस 1800। अब इसके फैक्टर, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोई भी मेथड लगा के तुम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। और इसमें ये ध्यान रखना कि जो इसके आंसर आएंगे, हो सकता है एक आंसर प्लस में आ जाए, एक माइनस में आ जाएगा। तो जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो माइनस वाले को छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो हमारा सही पॉजिटिव आंसर है उसको कलेक्ट कर